नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। सर्वोदय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी लोग अपना ध्यान रखिए। आइए बढ़ते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो हमने यूपीएसआई का पार्ट 1 जो पहले करा दिया था, आज हम उसकी अगली वीडियो जो है लेके आए हैं आपके लिए। उस वीडियो में 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन हो गए थे। आगे के 20 से लेके 40 तक के क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं बिना टाइम खर्च किए हुए कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, सभी लोग कॉपी पेन ले लीजिए और क्वेश्चन को करने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट अगला ही देखिए ज़रा सब लोग इस क्वेश्चन को। चिंथू ने एक घर के निर्माण के लिए एक 49 मीटर इंटू 40 मीटर माप का आयताकार भूखंड खरीदा। चिंटू ने एक भूखंड का 49 इंटू घर के निर्माण के लिए 49 मीटर इंटू 46 मीटर माप का एक भूखंड खरीदा, एक प्लॉट खरीदा। ठीक है, एक प्लॉट खरीदा इसने 49 बाई 46 का। अच्छा, इसमें सबसे पहले उसने एक काम किया कि 7 मीटर अर्धव्यास का 40 मीटर गहराई का एक कुआं खोदा। जैसे मान लो यहाँ पर इसने क्या किया, 7 मीटर व्यास का, 7 मीटर अर्धव्यास का, अर्धव्यास रेडियस ही होती है ना, 7 मीटर रेडियस का एक कुआं खोदा और ये 40 मीटर गहराई का था। ठीक है ना, बात को समझने की कोशिश करना। 40 मीटर गहराई का इसने यहाँ पे एक कुआं खोदा। इससे जो मिट्टी निकली वो इसने शेष भाग में यहाँ पे बिछा दी। यहाँ पे इस जगह बिछाई है। याद रखना, जहाँ कुआं खोदा है उस मुंह पे नहीं बिछाई इसने, इतने हिस्से में इसने इसकी मिट्टी निकली वो यहाँ पे इसने बिछा दी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताओ कि जो इससे मिट्टी निकलेगी वो इस भूखंड का, इस प्लॉट का कितना इस स्तर ऊपर को उठा सकती है ये ही मिट्टी। ठीक है, तो आइए समझते हैं कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। तो देखो, हमें इतना ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों में कि जो मिट्टी निकली है उसका वॉल्यूम और यहाँ जो मिट्टी पड़ी है इसका वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, समान। तो जो कुआं होता है वो होता है सिलेंड्रिकल शेप में, बेलनाकार शेप में, और बेलन का वॉल्यूम होता है πr² h, है ना। और जो ये प्लॉट है ये है घनावाकार। तो घनाव का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये h हमें निकालनी है, जितनी मोटाई ऊपर उठ गई उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। यहाँ पे r7 दे रखा है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7, r का मान 7 गुणा 7 और ऊंचाई लगा देंगे जितना मीटर गहरा कुआं खोदा है हमने, 40। ठीक है, यहाँ पे लंबाई लगेगी हमारी 49, चौड़ाई लगेगी 46। लेकिन एक गड़बड़ है यहाँ पे कि जैसे ये कुआं खोदा है तो कुएं वाले हिस्से में इसने मिट्टी नहीं डाली है, इतना हिस्सा छोड़ के मिट्टी इसने फैलाई है। जितने हिस्से में कुआं खोदा है इतने हिस्से में मिट्टी नहीं पड़ी है। तो हम इसको कैसे लगाएंगे पता है, पूरे का इस एरिया निकाल के इतने का एरिया माइनस कर देंगे, तब इंटू h करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है ये एक सर्कल हुआ और सर्कल का एरिया होता है πr² h। तो πr² h की वैल्यू लगा देंगे πr², h नहीं लगाएंगे, सॉरी, एरिया πr² ही होता है, h तो आयतन में आता है। ठीक है ना। इतना सॉल्व करने के बाद इसमें हम h का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ से वो स्तर निकल आएगा जितने स्तर वो भूमि उठी। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 22/7 ये हो गए 7 × 7 × 40, इतना ही रहने दो। यहाँ से 49 कॉमन ले लो। देखो यहाँ भी 49 है, यहाँ भी 49 है, तो 49 यहाँ से कॉमन ले लो। यहाँ बचेंगे 46 माइनस 22/7, 7 का गुणा कर दो, 7 × 42, 7 चौक 28, 28 और 4 32, माइनस 22/7 इंटू h। तो देखो 49 से ये 49 कैंसिल, 7 से ये 7 कैंसिल। ठीक है, यहाँ हो गया हमारा 22 × 40 बराबर 300 इंटू h। थोड़ा सा कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, वैसे आसान है क्वेश्चन। ठीक है, 2 से ये 15 बार डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये 2 बार, ये हो जाएंगे हमारे 22 दूनी 44/15। और हमें पता है 44/15 का आंसर जो आना चाहिए, 15 दूनी 30, 15 × 45 हो रहे हैं। 3 से थोड़ा सा कम जो ऑप्शन है, तो 3 से थोड़ा सा कम पहला ही ऑप्शन है, 2.933 मीटर। तो आंसर आएगा इसका 2.933 मीटर, ये इसका अप्रोक्स में आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके आते हैं पेपर में तो याद रखिएगा आप मेरिट में ज़रूर आएंगे। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो हर स्टूडेंट नहीं कर सकता, ये वही स्टूडेंट कर सकता है जिसको अच्छे से अपना मेथड पता है, अच्छे से बेसिक पता है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। फिर से समझा देता हूँ। एक आयताकार प्लॉट खरीदा 49 × 46 मीटर का, जिसमें एक 7 मीटर रेडियस का गहरा कुआं खोद के मिट्टी निकाली और वो मिट्टी इस प्लॉट पे बिछा दी गई। तो ये पूछ रहा है उससे मिट्टी का, उस प्लॉट का कितना स्तर उठ जाएगा ऊपर मिट्टी का, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक छात्रावास में 50 विद्यार्थी हैं। अगर छात्रों की संख्या में 10 की वृद्धि होती है तो रखरखाव खर्च 40 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, और जबकि प्रति व्यक्ति औसत रखरखाव खर्च में 4 रुपये की कमी आ जाती है। ये क्या कहना चाह रहा है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करना सभी लोग। देखिए ये कह रहा है एक छात्रावास है जिसमें 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब एक इनका टोटल कुछ खर्चा हो रहा होगा 50 लोगों का, माना वो खर्चा हमारा x है, तो यहाँ लिख लो माना कुल खर्च बराबर x रुपया। अब ये x रुपया पहले तो कितने लोग खर्च कर रहे हैं, 50 लोग, ठीक है। अब ये कह रहा है इतना क्या पड़ा, ये x रुपये 50 लोग खर्च कर रहे हैं, तो प्रत्येक का एवरेज पड़ा कि एक पे कितना कितना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें छात्रों की संख्या में 10 की वृद्धि हो गई है। अब यही x रुपये 60 लोग खर्च कर रहे हैं, तो औसतन खर्च में 40 रुपये की वृद्धि हो जाती है। मतलब अब x + 40 रुपये खर्च हो रहा है, लेकिन अब कितने लोग पे, 60 रुपये पे। तो ये जो एवरेज है और ये जो एवरेज है ये 4 रुपये कम हो जाता है। मतलब यहाँ से ये 4 रुपये कम हो जाता है इतना। बस फिर से समझने की कोशिश करो कि पहले मान लो x रुपया खर्च हो रहा है कितने लोगों पे, 50 लोगों पे, तो x रुपये 50 लोगों पे खर्च होगा तो इतना रुपया पड़ेगा प्रत्येक पे। फिर ये कह रहा है कि जब 10 विद्यार्थी बढ़ गए तो x रुपये में 40 की वृद्धि हो गई और औसत खर्च में 4 रुपये की कमी हो गई। तो 40 की वृद्धि करके 60 से भाग दे दो, और जो ये एवरेज निकला और जो ये एवरेज है इसमें 4 की कमी हो गई है, तो यहाँ 4 कम कर दोगे, ये लगा दो। इसको इधर ले आओ, 4 को इधर ले जाओ तो माइनस के प्लस हो जाएंगे, ये प्लस के माइनस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x/50 माइनस x + 40/60 = 4। इसको सॉल्व करेंगे, LCM 300 हो जाएगा, 50 से 6 बार, 60 से 5 बार, 5x माइनस 5 से 200, ठीक है, बराबर 4। 300 का मल्टीप्लाई कर दो इधर को, और 6x माइनस 5x x बचे, 300 चौके कितने हो गए, 1200, और 200 इधर माइनस के उधर पहुंच गए तो प्लस हो गए। हमारा टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 1400। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना आगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो जो लोग कर पा रहे हैं एक बार कमेंट करके बताएं, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बहुत बढ़िया एकदम इजी तरीके से आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, k का मान ज्ञात करें जो 5, 12, 29 और 57 में प्रत्येक में जोड़ा जाए तो अनुपात समानुपाती हो जाए। ऑप्शन है 5, 4, 2, 3। फिर दोबारा क्वेश्चन सुनो। k की वैल्यू ऐसी बताइए जिसमें ये सभी में अगर ये हम जोड़ें तो ये समानुपाती हो जाए। समानुपाती होने के लिए हमें आपको पता है कि इन दो संख्याओं का रेशियो इन दो संख्याओं के रेशियो के बराबर हो जाना चाहिए। जैसे मैं कहूँ आपसे कि 12 और 18 24 और 36 के समानुपाती हैं, तो आप इनका रेशियो बनाओगे। 6 दूनी 12, 6 तिय 18, 12 दूनी 24, 12 तिय 36। अगर ये रेशियो इसके इक्वल आ रहा है तो हम कहते हैं कि 12, 18, 24, 36 समानुपाती हो जाएंगे, वरना ये समानुपाती नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ऐसी कौन सी वैल्यू इसमें जोड़ दी जाए कि ये संख्याएं समानुपाती हो जाएं। तो ऐसा क्वेश्चन हम किससे करते हैं, ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं। ऑप्शन के थ्रू ये क्वेश्चन जो है जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो पहले 5 जोड़ेंगे सब में, 5 जोड़ा 10, 5 जोड़ा यहाँ पे 17, 5 जोड़ा यहाँ पे 34 और 5 जोड़ा यहाँ पे 62। अब इनका रेशियो इनके रेशियो के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये ऑप्शन कैसा है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन 4 उठाओ, 4 जोड़ो 9, 4 जोड़ो 13, 4 जोड़ो
33 और 4 जोड़ो 61, ये इनका रेशियो इनके बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये ऑप्शन भी गलत है। 2 जोड़ो, ये हो गए 7, ये हो गए 13, ये हो गए 31, ये हो गए 59, इनका भी रेशियो इनके बराबर नहीं आ रहा, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन उठाओ 3, 3 जोड़ो 8, 3 जोड़ो 15, 3 जोड़ो यहाँ पे 32 और 3 जोड़ो यहाँ पे 60। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 8:15 और यहाँ से 4 से काट दो तो 8, 4 से काट दो तो 15, 8:15। मतलब किसने हमें समान करके दिया 8:15, 8:15 किस ऑप्शन ने समान करके दिया? 3 ने। यहीं पे घटाने की बात आ जाए तो सब में घटा के देख लेते हैं कि कौन सा रेशियो इन दोनों के बराबर इसको कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक विज्ञान मंच में भाग लेने के लिए पंजीकृत छात्रों के एक समूह की औसत आयु 17 वर्ष है। 16 वर्ष की औसत उम्र वाले 10 नए छात्र मंच से जुड़ते हैं, जिसकी वजह से सभी छात्रों की औसत उम्र 16.5 साल में परिवर्तित हो जाती है। तो छात्रों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करिए जिन्होंने मंच के लिए पंजीकरण किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, और आप लोग इसको करने की कोशिश करिए सभी। देखते हैं कर पाएंगे आप, कोशिश करें सभी स्टूडेंट जो लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करें। जिन लोगों का एसआई का पेपर है बढ़िया से ये वीडियो ज़रूर देखें, एक एक क्वेश्चन में आपको लगातार करा रहा हूँ, ऐसे ही हम और भी सेट आपके लाते जाएंगे। सब लोग पिछले साल के पेपरों को ज़रूर देखते रहिए यहाँ पे, ठीक है। तो एक विज्ञान मंच में भाग लेने वाले पंजीकृत छात्रों के एक समूह की औसत आयु 17 वर्ष है। एक साइंस का ग्रुप है, उसमें भाग लेने वाले जो स्टूडेंट है सबकी औसत उम्र 17 वर्ष है। अब ये कह रहा है इसमें 16 साल औसत उम्र के 10 नए छात्र और आ गए। 16 वर्ष औसत उम्र के 10 नए छात्र और आ गए, 10 छात्र, समझने की कोशिश करना, 10 छात्र और आ गए, जिससे इनका एवरेज जो है वो 16.5 वर्ष हो गया। तो इससे ये घटकर कितना हो गया? 16.5 वर्ष हो गया। तो इस क्वेश्चन में एलिगेशन का रूल लगाओ, 16.5 में से 16 माइनस करो 0.5 बचेगा, और 17 में से 16.5 करो 0.5 बचेगा। इससे ही दोनों डिवाइड हो जाएंगे, आंसर आएगा 1:1। इसका ये मतलब है कि जितने पहले थे उतने ही और भर्ती हुए। तो ये एक कितने के बराबर है? 10 छात्रों के। तो 1 बराबर 10 छात्र हैं, तो 1 बराबर यहाँ पे भी 10 छात्र ही हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, सब लोग समझ गए? तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 10 छात्र। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएँ तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। याद रखना मैं यहाँ पे सब मिक्स करा रहा हूँ जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो टाइप बाय टाइप पढ़ना है तो आप हमारी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार 300 रुपये में कुछ सामान खरीदता है। अगर अपरिव्यय उसके लागत मूल्य का 20% है तो 30% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? ये कह रहा है एक दुकानदार 300 रुपये में एक सामान खरीदता है, ठीक है, 300 में खरीद लिया हमने, और 20% इस पर एक्स्ट्रा खर्चा करता है, इस पे सामान इसकी मरम्मत कराने में। तो 20% एक्स्ट्रा खर्चा करता है, इसका मतलब है 120/100 कर दो, या 20% निकाल के इसमें प्लस कर दो। तो 12×36 360 रुपये की ये चीज़ हमें पड़ी, ठीक है। फिर ये कह रहा है 30% लाभ कमाना है, तो ये कितने रुपए की सेल होनी चाहिए? मैंने आपको लाभ हानि में बताया है, कभी भी लाभ कमाना हो तो उसको 100 में जोड़ के उसकी परसेंट निकाल दो। 30% लाभ कमाना है, 130/100 कर दो। 0 से 0, 0 से 0, 13×78, 8 किस ऑप्शन में आ रहा है? एक ही ऑप्शन है जिसमें 8 आ रहा है, 468 हमारा आंसर लग जाएगा, ये हमारा आंसर है। तो थोड़ा स्मार्ट बन के जल्दी से कोशिश करनी है, ये नहीं है कि बिल्कुल बालकों की तरह करते रहो उसके बाद ऑप्शन चेक करो। फटाफट से सोचा करो और अपना आंसर दे दिया करो, ठीक है। समझ पाए आप लोग सभी? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4800 रुपये का 16 से 2/3% का 0.25% का मान बताइए, ठीक है। 4800 रुपये का 16 से 2/3% हो गया 1/6, 16 से 2/3% हो गया 1/6, आप सब लोग जानते हैं, का 0.25% हो गया इतना। अब देखो पॉइंट हटाओ, इसके भी 2 0 बढ़ जाएंगे। इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 25 से 4 बार, 4 से 12 बार, 6 से 2 बार, और हमारा फाइनल उत्तर आएगा कितना? 2। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये कि 2 रुपया हो जाएगा, ठीक है। जो स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं वीडियो को बार बार देखते रहें, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन है 0.9, 0.48 और 0.525 का SCF बताइए। इनका हमको SCF पूछा गया है, महत्तम समापवर्तक SCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपसे पूछा है। ऑप्शन है 3/400, 3/150, 3/200 या 3/100। हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखो, सबसे पहला काम स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि डायरेक्ट सॉल्व करने लग जाते हैं, इसके पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ा लो, पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ा लो। ऐसे नहीं करना है आपको। उससे पहले थोड़ा रुक के आपको एक काम करना है कि सबके पॉइंट के बाद अंक सबके समान कर लेने हैं। तो यहाँ जैसे पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, तो सब में 3-3 डिजिट आप लोग जीरो बढ़ा बढ़ा के कर लो। सबसे पहला काम ये ज़रूर करना है, नहीं तो आंसर गलत पक्का हो जाएगा आपका। अब आप जो भी मेथड लगाना चाहते हो एकदम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट हटाता हूँ, जीरो बढ़ाने वाला मेथड भी लगा सकता हूँ, या फिर थोड़ी देर के लिए पॉइंट को इग्नोर कर दो सब में से। ये समझ लो कि पॉइंट किसी में है ही नहीं है। आप जैसे नॉर्मल SCF लेते हो वैसे SCF लो। ये सब नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 से डिवाइड दो इसको, ठीक है। 5 से डिवाइड दो 180, 5 से डिवाइड दो आपका 96, ठीक है। 5 से डिवाइड दो आप, तो यहाँ हो जाएगा 105। बात समझ पा रहे हो आप सब? फिर उसके बाद ये सब नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं? 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। 5 और 1 6, 9 और 6 15, हाँ 3 से डिवाइड हो जाएंगे आपके। 3 से डिवाइड दे लो यहाँ पे, 3 से 60 बार, 3 से डिवाइड दो 32 बार, और 3 से डिवाइड दो आपका ये हो जाएगा हमारा 35। कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई ऐसी संख्या है जो तीनों नंबर को डिवाइड कर सकती है? नहीं है। तो यही हमारा SCF हो जाता है। जब तक तीनों डिवाइड होती रहेंगी SCF आता रहता है। 5 3 15। और कितने डिजिट के बाद पॉइंट था? 3-3 डिजिट। पॉइंट के बाद 3-3 डिजिट थे सभी में, तो 3-3 डिजिट के बाद आप पॉइंट फिर से लगा दो 3 डिजिट के बाद, तो आंसर आएगा 0.015। या फिर उसमें ऑप्शन में मतलब फ्रैक्शन में है तो पॉइंट हटाओ, 3 जीरो यहाँ नीचे बढ़ा के सॉल्व कर लो। 5 से 3 बार और 5 से ये काट दो 200, तो आंसर आएगा 3/200, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। फिर दोबारा देख लेना अगर नहीं समझ में आया हो आपको तो, ठीक है। अगर मैं बहुत धीरे धीरे कराऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप देखना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। एक कार्यालय में काम करते हुए n व्यक्ति वह काम 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। एक कार्यालय में काम करते हुए, एक कार्यालय में काम कर रहे हैं n व्यक्ति वह काम 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमें पता है फॉर्मूला होता है M1D1 बराबर M2D2। n व्यक्ति वह काम 60 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है 12 व्यक्ति और होते, मतलब n + 12 व्यक्ति और होते तो वह काम 12 दिन पहले पूरा हो जाता। तो 12 दिन पहले मतलब 48 दिन में पूरा हो जाता, ठीक है। 12 पंजे 60, 12 चौके 48, 5 का गुणा करो तो 5n, और जहाँ 4 का गुणा करो तो 4n + 48। ये 4n इधर ले आओ तो n बराबर हमारा आंसर आएगा 48, ठीक है। तो इसका मतलब है शुरुआत में कितने लोग होने चाहिए? 48। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन आए हैं। हर सेट में 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे डाले जाते हैं जिसमें आप फंसें, बाकी सारे क्वेश्चन आसान होते हैं। तो बहुत आसानी से आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। मैथ में अच्छा स्कोर आप ला सकते हैं। थोड़ी सी भी मेहनत अगर आपने अच्छे से की तो बढ़िया से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। पिछले साल का ही पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द मैकेनिकल। शब्द मैकेनिकल, ये जो लेटर हैं शब्द मैकेनिकल के अक्षरों को कितने 5 अक्षरों के इस प्रकार शब्द बनाए जा सकते हैं कि वह शब्द हमेशा एक व्यंजन के साथ शुरू हो। ये कह रहा है ये जो 10 लेटर हैं आपके सामने, इन 10 लेटरों से 5 लेटर के कितने आप शब्द बना सकते हो, लेकिन हर बार शुरुआत एक व्यंजन से ही होनी चाहिए। तो आप 5 स्पेस बना लो इस तरीके से, 5 स्पेस, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पे कितने लेटर हैं? 10। अब इसमें शब्द की शुरुआत व्यंजन से ही होनी चाहिए, तो व्यंजन गिनो कितने हैं इसमें, ठीक है। तो व्यंजन 1 2 3 4 5 6, 6 व्यंजन है। तो यहाँ पे सिर्फ हम कितने कौन कौन भर सकते हैं? सिर्फ 6 चीज़ें ही भर सकते हैं। या फिर M रख दें, या तो या C रख दें, या H रख दें, या N रख दें, या C रख दें, या L रख दें। तो यहाँ पे सिर्फ 6 ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसलिए हमने यहाँ 6 रख दिया, ठीक है। अब आगे हम बढ़े तो इनमें से एक हम यहाँ रख चुके हैं, तो अब आगे संभावना रही सिर्फ ये 10 है, तो टोटल एक कम हो गया 9।
जब हम एक यहाँ रख देंगे तो हमारे पास 9 ही तो पॉसिबिलिटी अब आगे बचेंगे। जैसे मान लो हमने एम रख दिया तो अब आगे रखने के लिए हमारे पास 9 ही तो रह गए, और कोई कंडीशन है नहीं, मतलब व्यंजन ही रखा जाए ऐसा नहीं बोला है, अब कोई भी रख सकते हैं हम यहाँ पे, तो 9 में से कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब दो लेटर हमारे घिर गए, तो इन 10 में से 2 लेटर हम यहाँ रख देंगे, उस टाइम पे फिर हमारे पास कितने बचेंगे 8, फिर उसके बाद कितने बचेंगे 7, उसके बाद कितने बचेंगे 6। अब इसके बाद एक काम और करना है आपको कि ये लेटर जो हैं इसमें जो लेटर रिपीट हो गए हैं उससे डिवाइड और दे देना है। जैसे हमारा यहाँ पे देखा जाए तो C 2 बार रिपीट हो गया है, तो 2 फैक्टोरियल से यहाँ डिवाइड दे दो, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है। यहाँ A 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड दे दो, और कोई ऐसा लेटर है जो रिपीट हुआ है नहीं हुआ है, तो इतना ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 होते हैं, और 4 से ये हमारा डिवाइड हो गया कितनी बार, 2 बार, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, और अगर ऑप्शन से हो सकता है क्वेश्चन तो ऑप्शन से कर लो। इकाई अंक निकाल लो इसका, 6 नेम 54 के 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56 के 6, 6 6 36 के 6। तो जिस ऑप्शन में लास्ट में 6 आ रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है 45 36, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएँ तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं जब इसको कराऊँगा तो आप इसकी क्लास ले सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। ये क्रमचय संचय का क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी स्टूडेंट को। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक टेबल आई हुई है और उस टेबल को हमको सॉल्व करना है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। 2010 से 11, 2011 से 12, 2012 से 13, ये 3 वर्ष हमें दे रखी हैं। 3 वर्ष में सैमसंग, ठीक है, नोकिया, सोनी, ब्लैकबेरी, ठीक है, उसके बाद माइक्रोमैक्स, ये हमारे स्मार्टफोन दे रखे हैं 5, और 3 साल दे रखे हैं। इनका डेटा है 18, 108, 24, 28, और ये है हमारा 34, ये है 36, ये है 81, यहाँ है 32, यहाँ है 42, और यहाँ है हमारा 17, ये है 75, यहाँ है 105, यहाँ है हमारा 60, यहाँ है हमारा 70, और ये है हमारा 85। ये हमारा एक डेटा दे रखा है, और इसमें ऊपर क्या लिखा हुआ है उसको भी मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि तालिका का ध्यान से अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 3 अलग अलग वर्ष के लिए 3 वर्ष दे रखी हैं, ये 3 अलग अलग वर्ष के लिए विभिन्न मोबाइलों की कुल बिक्री मिलियन में दे रखी है। मतलब सैमसंग के जो फ़ोन हैं 2010 से 11 तक 18 मिलियन बिके, 2011 से 12 तक 36 मिलियन बिके। इस तरीके से ये बिक्री दे रखी है इनकी 5 मोबाइल फ़ोन की, ठीक है। आगे कह रहा है, पहला क्वेश्चन इसका पढ़ते हैं कि सभी 5 कंपनियां द्वारा साल 2012 से 13 में बेचे गए मोबाइलों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। सभी 5 कंपनियों का साल 2012 से 13 में औसत निकालना है। तो इन सब को हम क्या कर लें, जोड़ लें, और इन सब को जोड़ के कितने, ये 1 2 3 4 5 से क्या दे दें, डिवाइड। तो इन सब को जोड़ लो टोटल, और 5 से डिवाइड दे दो, क्योंकि पदों का योग बट्टे पदों की संख्या ही औसत होता है। तो इन सब को ऐड करिए फटाफट से और 5 से डिवाइड दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 79। सब लोग कोशिश कर लेना, सबको जोड़ के 5 से डिवाइड दे लेना, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, जो आप लोग सब सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कितनी कंपनियों में वर्ष 2010 से 11 की तुलना में, मतलब इस वर्ष की तुलना में 2011 से 12 में बेचे गए मोबाइल फ़ोनों की संख्या में कम से कम 50% की कमी या वृद्धि हुई, ठीक है। मतलब आपसे क्या कहना चाह रहा है कि ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिसमें इस साल से इस साल तक 50% कमी या 50% से अधिक वृद्धि हुई है। कम से कम 50%, मतलब 50 भी हो तो चलेगा, ठीक है। तो ये बताओ, किसी भी संख्या का 50% आधा ही तो होता है। ये नंबर 18 से 36 हुआ है, ये तो 18 बढ़ गया है, 18 का 18 100% वृद्धि हो गई, ठीक है। तो ये तो 100% वृद्धि आ गई। एक तो कंपनी ये हो गई जिसमें 50% से ज़्यादा वृद्धि हुई है। 108 का 50% होता है 54, आधा कर लो, आधा 54, और 54 ये कम नहीं हो रहे हैं 81, या तो कमी हो 50% या वृद्धि हो, तो ये वाली वर्ष नहीं होगी। इसमें 50% से कमी आ रही है, मतलब और थोड़ा कम ही हो रहा है, 50% कमी नहीं आई है।
50% कमी तब आती जब ये 108 है, तो यहाँ पे जो है 54 कम हो जाते हैं, यहाँ पे मतलब 54 रह जाते हैं। नहीं समझ पा रहे हो? ये इसका आधा हो जाता तभी तो 50% कमी आती है। ये तो 81 है, 81 50% नहीं होता है। तो 24 के आधे कितने होते हैं? 12। 24 के आधे 12। अब 12 जोड़ोगे तो 36 होते हैं, ये 32 हैं। तो ये वाली भी कंपनी नहीं है जिसमें 50% की वृद्धि हुई हो। 28 के आधे होते हैं 14, और 14 जोड़ोगे तो 42 हो जाएगा। मतलब ये कंपनी नेट 50% वृद्धि कर रही है, इसका मतलब ये कंपनी काउंट हमारी होगी। 34 के आधे होते हैं 17, और ये 17 पे ही रह गया, इसका मतलब इसमें 50% की कमी हो रही है, मतलब ये वाली भी कंपनी काउंट होगी। तो ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिसमें 50% की कमी या वृद्धि हो रही है? तो ऐसी 3 कंपनियां हैं। तो हमारा आंसर आएगा कि ऐसी 3 कंपनियां हैं जिसमें या तो 50% की कमी हुई है या फिर वृद्धि हुई है, कोई एक चीज़ ज़रूर हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला पढ़िए, सब लोग स्क्रीन पे आपके आ गया होगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए सभी लोग, फटाफट से पढ़ें क्वेश्चन को, कोशिश करें इसको सॉल्व कर सकें आप। क्वेश्चन है, एक आदमी अकेला 8 दिन में कोई काम पूरा कर सकता है। 8 दिन में कोई काम पूरा कर सकता है। ऐसे ही जो बी है वो हमारा 10 दिन में कोई काम पूरा कर सकता है। फिर कह रहा है दोनों ने साथ मिलकर काम पूरा किया और इसके लिए उनको 900 रुपये मिले। ठीक है, एलसीएम ले लो दोनों का 40, 8 से डिवाइड दो 5 बार, 10 से डिवाइड दो 4 बार। तो ये हो गई इनकी प्रतिदिन की इफ़िशियंसी काम करने की, और जो है इनको 900 रुपये मिले। तो याद रखना, हम जो मजदूरी हम जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो उनके इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग करते हैं, उनके कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर समय इक्वल हो दोनों का काम करने का, तो मतलब दोनों लोगों ने शुरुआत की और अंत तक काम किया, तो कार्य क्षमता से हम इसको बांटेंगे। अगर कोई बीच में छोड़ देता तो फिर दिन निकालने पड़ते हमें कि कौन से व्यक्ति ने कितने दिन काम किया है। तो यहाँ पे हम 5:4 में ये 900 रुपये जो है बांट सकते हैं। 900, 9 बराबर 900, 1 बराबर 100, तो ये हमारा हो जाएगा 500, यहाँ हो जाएगा हमारा ये टोटल 400। तो 500 रुपये इसको मिले, 400 इसको मिले। और ये भी पूछ रहा है कि यह भी बताइए कि वो पूरा काम कितने दिन में कर देंगे। तो ये 40 यूनिट का काम दोनों मिलकर करेंगे तो 9 यूनिट हो जाएगा पर डे। तो इसका मतलब 40/9 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। देखिए अगला क्वेश्चन एक कैलेंडर का आया है कि 15 सितंबर 2212, 15 सितंबर 2212 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो आप लोग कैसे निकालते हैं इसको समझ लें, बाकी कैलेंडर की क्लास में आप लोग देख सकते हैं। 15 में 7 से डिवाइड दो और रिमाइंडर ले लो, 7 दूनी 14, 1 बचा। और सितंबर का रिमाइंडर जो होता है वो 6 होता है, कोड आप लोग क्लास देख लीजिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा। ये जो 12 है इसमें 7 से डिवाइड दो तो 5 बचेगा, और इसमें 4 से डिवाइड दो तो जो है आपका 3 बार पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, इन सबको ऐड कर लो, 6 और 1 7, 7 से डिवाइड हो गए, काट दो, 5 और 3 8, और 8 में फिर क्या करना है, क्या प्लस क्या माइनस। तो देखो जब 2200 वाली कोई डेट आती है तो हमने आपको बताया था कि 2200 वाली डेट में 2 प्लस कर देते हैं। ठीक है, 6420 एक कोड याद कराया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो कैलेंडर की क्लास यूट्यूब पे पढ़ी है, उस पर जाके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ 2 प्लस करो 10, और 10 में 7 से डिवाइड दे दो 3, और 3 पे हमारा जो दिन आता है याद रखना वो मंगलवार आता है, 4 पे बृहस्पतिवार, 1 से हम शुरू करते हैं किसको, संडे को। ठीक है, 1 से संडे शुरू करना है इस वाले कोड में जो हमने आपको सिखाया है, बाकी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, 6420 एक कोड था जो शताब्दी कोड था, जो अलग अलग शताब्दी के लिए अलग अलग संख्या जोड़ी घटाई जाती है लास्ट में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पवन महेश को 2400 रुपये 3 साल के लिए उधार देता है। पवन महेश को तो देता है 2400 रुपये 3 वर्ष के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसी तरीके से जो और जॉन को 3600 रुपये दे देता है, और जॉन को ये देता है 3600 रुपये क्या वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। दोनों की ब्याज दर समान है,
इससे दोनों को कुल 1200 रुपये की ब्याज मिलती है। तो बताइए एक ब्याज की एक अप्रॉक्स में रेट जो होगी वो कितनी होनी चाहिए। तो देखो 2400 PRT बट्टे 100 ही तो होता है फॉर्मूला, SI बराबर PRT बट्टे 100, PRT बट्टे 100 और प्लस PRT बट्टे 100 और टोटल कितना रुपया मिला ब्याज के रूप में इसको 1200 रुपये। ये हमने 1200 लगा दिया, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो गए 24 तिया 72 R, यहाँ हो गए 36 पंजे 180 R है, टी R होगा यहाँ पे, ठीक है। R बराबर 1200, ठीक है। ये हो गए 72 और 180 252 R होगा R, ठीक है। 72 और 80 कितने हो गए 252, R बराबर 1200। तो इसको डिवाइड दे लो, R बराबर 1200 बट्टे 252, 4 से डिवाइड दो, 4 छिंग 24। ऑप्शन से भी आंसर अब लगाने की कोशिश करो, चलो ऑप्शन ज़्यादा पास है। 4 से डिवाइड दो, 4 छिंग 24 हो गए हमारे, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं ऑप्शन से और सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये 250 है, मान लो ये 250 है, 250। अब इसको सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसिल और 25 से डिवाइड दो इसमें, तो आ जाएगा हमारा 25 चौके 100 और 20 बचे 25 अट्ठे 200, ठीक है। ये आ जाएगा 4.8 और 4.8 से छोटा वाला आंसर कौन सा है 4.76। तो हमारा जो उत्तर आएगा 4.76 आएगा। अब कहोगे सर छोटा वाला ही क्यों लगा रहे हैं, तो हमने 252 को 250 मान लिया है और 250 से जब कोई आंसर हम भाग देंगे तो हमारा ज़्यादा आंसर आएगा, जबकि कम से भाग देते तो थोड़ा कम आंसर आता, तो कम वाला ही आंसर लगाना है। अगर हम 250 को कभी 252 मानने होते तो बड़ा वाला आंसर लगाते, ठीक है। तो ये हमारी कैलकुलेशन के कुछ पॉइंट होते हैं जो हमें ऑब्जर्व करके समझने पड़ते हैं। इसको आ गया होगा सब कुछ समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करिए फटाफट से। मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग जान चुके हैं तभी आप ये क्लास ले रहे होंगे। ये आप मैं ऐसी उम्मीद करके पहले से चल रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई इस क्लास को देख रहा है इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहा है या फिर ये देखना चाहता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एसआई में, ठीक है। तो ये उसी हिसाब से ही कराया जा रहा है। जब क्लास चलती है हमारी तो इतना हम आराम से पढ़ाते हैं, टाइप बाई टाइप पढ़ाते हैं, अच्छे से आपको समझाते हैं कौन सा चीज़ कैसे आई। तो ये हमारी ऐसा नहीं है, अभी क्लास हमारी चल रही है पेपरों की। प्रीवियस ईयर में पेपर में जो क्वेश्चन आए मैथ के उसको हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियागू को 5 विषयों में औसतन 50% अंक मिले। एक लड़का है कोई थियागू, उसको 5 विषय में औसतन 50% नंबर मिले, मतलब टोटल ओवरऑल उसके 50% नंबर आए कुल मिला के। और ये जो नंबर थे ये थे 20, 18, 16। बढ़िया क्वेश्चन है, समझने वाले क्वेश्चन आते हैं, आसान होते हैं, लेकिन इतने के इसके 5 सब्जेक्ट के नंबर हैं। तो ये बताओ ये टोटल कितना हो गया, 18, 12, 30, 50 और ये हमारा हो गया टोटल कितना 80। अब ये जो 80 नंबर हैं ये 50% के इक्वल हैं, तो इसका 100% मतलब पूर्णांक कितना हो गया इनका पूर्णांक कितना होगा, मतलब इसने कहा है ओवरऑल 50% मिले हैं जबकि टोटल नंबर इसके मिले 80, तो पूर्णांक हो गया इसका 160। क्योंकि ये 50% 80 है तो 100% 160 बैठेगा। अब ये कह रहा है यदि पास होने के लिए 60% नंबरों की ज़रूरत थी, ठीक है, कहाँ है, हाँ, यदि उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम 60% चाहिए, तो 60% कितना हो गया भाई, 160 का 60% बताओ, 0 0 0 0 16 छिक्के 96, मतलब 96 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए। कितने विषय में, 5 विषय में, तो 5 विषय में 96 चाहिए, इसका मतलब है हर सब्जेक्ट में 19.2 नंबर आपको लेके आने थे। अब 19.2 इसमें तो हैं, इसमें तो पास हो गया, ये इसमें फेल हो गया, इसमें नहीं है, इसमें भी फेल हो गया, इसमें भी फेल हो गया और इसमें भी फेल हो गया। तो ये पूछ रहा है कि कुल कितने विषय में वो लड़का फेल हुआ, तो आप बता दीजिए 1 2 3 4 विषयों में वो लड़का फेल हुआ। तो आंसर आएगा कि वो 4 विषयों में फेल रहा, ठीक है। समझ पाए? एक बार सामने देखिए, समझिए ज़रा इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत है तो फिर से देख लीजिए वीडियो को, समझ में आ जाएगा आपको। कुछ अच्छे भी क्वेश्चन हैं, कुछ समझने वाले क्वेश्चन हैं, कुछ आसान भी क्वेश्चन हैं,
तो हर एक प्रकार का एक कॉम्बिनेशन बन के ही पेपर आपका बनता है। सारे क्वेश्चन टफ कभी नहीं होंगे, सब क्वेश्चन आसान भी कभी नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चन मीडियम होते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ बना दिए जाते हैं, एक दो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम होता है जिससे उनको आप कर सकें। तो जिन क्वेश्चनों का लेवल कम है उसको आप जल्दी सॉल्व करा करिए, जो क्वेश्चन मीडियम है उसको आप एक एवरेज टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करिए, और जो टफ क्वेश्चन है उसमें वो टाइम लगा दीजिए जो आपने सरल वाले क्वेश्चनों से बचाया है। तो ये एक हमें लेवल मेंटेन रख के चलना पड़ता है, नहीं तो फिर हमारी दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अनुबंध को 52 दिनों में पूरा किया जाना है। कोई कार्य है उसको 92 दिनों में पूरा किया जाना है। 92 दिन में इसको पूरा करने का एक हमने ठेका लिया है किसी से। ठीक है, बराबर क्षमता वाले 260 व्यक्ति काम पर लगाए गए हैं। 260 व्यक्तियों को काम पे लगा दिया गया है और ये 16 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। प्रत्येक आदमी 16 घंटे, जिसमें प्रत्येक प्रतिदिन 16 घंटे काम करता है। 66 दिन तक काम हो गया, 66 दिन तक काम हो गया और देखा गया कि काम का 4/7 भाग पूरा हो गया है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है, पहले से ही काम कर रहे व्यक्तियों की समान कार्य क्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात किया जाए ताकि काम पूरा समय से हो जाए और प्रत्येक व्यक्ति अब प्रतिदिन 18 घंटे काम करे। ठीक है, तो ये बताओ भाई, 92 दिन में काम पूरा करना है, 66 दिन हो गए, इसका मतलब है शेष जो दिन बचे उसके पास कितने बचे, 92 माइनस 66 हमारा जो है हो गया कितना, 26। तो 26 तो दिन बचे अब काम को ख़त्म कराने के लिए, और काम बचा कितना है, तो शेष जो कार्य हो गया वो निकाल लो, 1 माइनस 4/7, 7 1 7, 3/7, इतना काम बचा है। ठीक है, तो देखो कैसे इक्वेशन बनाएंगे। हमारा फॉर्मूला होता है M1 D1 H1/W1, M2 D2 H2/W2। M1 मतलब कितने लोग थे, 260 लोग, कितने दिन में, 66 दिन में, कितने घंटे प्रतिदिन काम किया था, 16 घंटे प्रतिदिन काम किया था। कितना काम कर पाए, बस 4/7 काम ही कर पाए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 260 में और कितने जोड़ दिए जाएं। ठीक है, कि अब कितने दिन बचे हैं, 26 दिन बचे हैं, और कितने घंटे रोज करें, 18 घंटे रोज करें, और कितना काम बचा है, 3/7 काम बचा है। फिर दोबारा समझ लो, 260 व्यक्तियों ने 66 दिन में 16 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इतना काम कर पाया। तो 260 में कितने व्यक्ति और जोड़े जाएं कि इतने दिन बचे हैं, इतना घंटे काम करना है अब रोज, और इतना काम करना है टोटल। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा हमारा, 3 से ये 6 बार डिवाइड हो जाएगा, 6 से ये 11 बार डिवाइड हो जाएगा, और जो है और थोड़ा डिवाइड दे दो, 26 से ये 10 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 16 गुणा 11 होते हैं कितने, 176 इंटू 10 बराबर 260 प्लस x। ये इधर माइनस कर लो, सही है ना। कहीं गड़बड़ है क्या, हाँ 4 और रह गया अभी, ये 4 और रह गया ना, इस 4 का मल्टीप्लाई कर दो या फिर सॉल्व कर लो इसको। और अभी 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, और 2 से ये कट जाएगा हमारा 8 बार। ठीक है, तो 11 8 88, और 88 पंजे कितने होते हैं, 8 पंजे 40, 440। 440 बराबर 260 प्लस x, 260 इधर माइनस कर लो तो हमारा बचेगा 180। 180 व्यक्ति जो है काम पर लगाए जाएं और तब ये काम समय से पूरा हो पाएगा। तो मुझे पता है कुछ स्टूडेंट जो पहली बार इसको देख रहे हों अगर इस वीडियो को, तो वो थोड़े फंस रहे होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा हूँ आपको, ये सिखा रहा हूँ कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनको करा कैसे जाएगा। ठीक है, स्पीड बनाने के लिए। तो आप पहले जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो हमारी क्लास में जो है पढ़ के देखें पहले इस वक्त इसको, उसके बाद आप ये क्वेश्चनों को सॉल्व करें और ज़रूर देखते रहें कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर आपने SI का फॉर्म डाला है और आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है आपको पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं। नेक्स्ट है एक और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन जो है, ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन, इधर से ट्रेन चल रही है, और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक मोटरसाइकिल से 1 मिनट में आगे निकल जाती है। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक बाइक चल रही है
उससे ये 1 मिनट में आगे निकल जाती है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है बताओ ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी होगी। तो हमें पता है ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। सेम डायरेक्शन में जो होता है वो दोनों को क्या कर लेते हैं, स्पीड को माइनस कर लेते हैं। चाल बराबर दूरी हमें निकालनी है, डिस्टेंस, और कितना समय में 60 सेकंड। सेकंड में टाइम लगाओ क्योंकि ये मीटर में चाहिए हमें, ठीक है। और ये किलोमीटर प्रति घंटे है तो यहाँ 5/18 का गुणा करके इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 18, ठीक है। इससे ये डिवाइड दे दो और 60 पंजे कितने होते हैं, 300। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 300 मीटर लंबी वो क्या है, रेलगाड़ी है, ठीक है भाई। समझ में आया सभी आप लोगों को? कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो बताइए। क्यों भाई, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसको करिए सॉल्व, और जो है आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये वीडियो जो हम दे रहे हैं यूपीएसआई की वो आपको कैसी लग रही हैं। आप लोग अगर ऐसी ही वीडियो और आगे चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो ऐसी ही वीडियो हम लगातार आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। हम रेलवे ग्रुप डी के लिए भी तैयारी मतलब टेस्ट कराएंगे, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम जो है अगले 1-2 महीने में होने वाले हैं। तो उसके लिए भी जो लास्ट ईयर जो पेपर हुए थे उसको एक एक करके मैथ के क्वेश्चन हम लेके आपके लिए आएंगे। तो आपका सपोर्ट अगर बना रहा तो हम आगे और भी अच्छी खासी मेहनत आपके साथ करते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए सर्वोदय एकेडमी कासगंज का ये यूट्यूब चैनल, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।